हेलो दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल डी के गुड बुक में और उम्मीद करता हूं सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। साथियों, एक और नए मुद्दे के साथ मैं आप लोगों के बीच में उपस्थित हूं और आज का मुद्दा हमारे उत्तर प्रदेश से ही है। उत्तर प्रदेश में एक जगह है लखीमपुर खीरी। कुछ दिन पहले काफ़ी चर्चा में रही क्योंकि वहाँ पर एक भयानक एक मामला हो गया था। उसके बारे में मैंने प्रॉपर वीडियो बनाई है। लखीमपुर खीरी के मामले पर एक वीडियो मैंने प्रॉपर बनाया है। आप उसको आप जाकर जो है देख सकते हैं डी के गुड बुक चैनल पर। साथियों, आज एक ऐसा मामला सामने आया है जिस पर मैं पहले वीडियो बना चुका था, यानी कि जो दहेज से संबंधित मामला है ना। जैसे मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था कि कुछ लोग दहेज के लोभी होते हैं या दहेज को इस तरह से मांगते हैं मानो जैसे कोई भिखारी होता है ना। अलग अलग तरीके हैं मांगने के, दहेज मांगने के। तो एक मामला लखीमपुर खीरी से सामने आया है और इस मामले का जो मेन सस्पेक्ट है इसमें उस महिला का पति है और उसके पति का पिताजी, यानी कि उस महिला का ससुर है। और आमतौर पर हमने देखा गया लोगों की मानसिकता में ये चीज़ें हैं कि ये अनपढ़ लोग करते हैं कुछ इस तरह से कि दहेज मांगते हैं, या इस तरह की मानसिकता अनपढ़ लोगों की होती है या मिडिल क्लास फैमिली वालों की होती है कि मुझे ज़्यादा माल मिल जाए मैं तब शादी करूं। बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन यहाँ पर जिस परिवार का आज मामला है, ये परिवार कोई छोटा मोटा नहीं है, करोड़पति परिवार था ये। और इनके खुद के हॉस्पिटल्स हैं और बढ़िया अच्छा खासा इनकी फैमिली में और जो लोग हैं वो भी बड़े काबिल हैं। कुछ अफसर लाइन में हैं, अलग अलग अपने बिजनेस हैं, खुद का हॉस्पिटल है। तो सोचिए, अगर खुद का हॉस्पिटल है तो कोई छोटी मोटी फैमिली तो होगी नहीं। आज की कहानी लखीमपुर खीरी से स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा अनुरोध आप लोगों से करना चाहता हूँ कि अगर आप इस वीडियो पर आ ही गए हैं तो इसको प्लीज़ पूरा देख करके जाइए। आपको जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ेगी तो कहानी में इंटरेस्ट पैदा हो जाएगा, ये मेरा दावा है। और अगर आपको कहानी में इंटरेस्ट लेना है तो मैं एक चीज़ आपसे बता देना चाहता हूँ। जो मैं आज कहानी आपको बता रहा हूँ उसमें आप एक किरदार ढूंढिए और उस किरदार में अपने आप को रख लीजिए। यहाँ पे जो महिला का पति है उसका किरदार आप अपने आप में महसूस कर सकते हैं, या कोई महिला का जो इसमें सस्पेक्ट है उस महिला का किरदार आप महसूस कर सकते हो। तो कहानी सुनने का रोमांच डबल हो जाता है जब हम कहानी को बड़े करीब से सुनते हैं ना, और अपने ऐसा महसूस करवाते हैं खुद को कि इस कहानी में मैं ये पात्र हूँ, ये किरदार हूँ। तो हमें कहानी का डबल मज़ा आएगा और कहानी को पूरी तरह से हम समझने में सक्षम हो पाएंगे। तो साथियों, एक कहानी आज लखीमपुर खीरी से है, एक अच्छे खासे सक्षम परिवार से है, और ये हमें बहुत सारी चीज़ें सिखा के जाएगी। ये उन लोगों को भी सिखा के जाएगी जो दहेज के लिए घर बर्बाद कर देते हैं, दूसरे का घर भी और अपना घर भी बर्बाद कर लेते हैं। इसमें लोग समझ लेते हैं कि शायद दहेज आएगा तो हमारा कुछ अच्छा हो सकता है, लेकिन उनको कहाँ मालूम रहता है कि ऐसा करने से दो परिवार नष्ट हो जाते हैं पूरी तरह से। ऐसे ऐसे मामले सामने आए हैं जिसमें दहेज के लिए किसी महिला को घर से निकाल दिया, दहेज के लिए किसी महिला को जला करके मार दिया, दहेज के लिए किसी महिला को पानी में डुबा कर मार दिया गया, या पीट पीट कर अपने घर से निकाल दिया गया और तलाक हो गए। तो ये सब दहेज के मामले हैं। दहेज के लोग ही ऐसा करते हैं। जो इस तरह के लोग होते हैं ना, जिनको सिर्फ दूसरे का लगता है कि ऐसा कि लड़की के साथ साथ वो पूरा घर बेच करके ना उन लोगों को दे दे। तो ऐसे लोगों को चाहे आप घर बेच करके दे दो, चाहे अपने आप को गिरवी रख करके उन्हें कुछ माल दे दो, तो ऐसे लोगों का कभी हम हवस नहीं भर सकते। उसके दिमाग की हवस इतनी ज़्यादा भयंकर हो जाती है कि भले ही उसको आप कुछ भी दे दो, उसको वो कम ही लगेगा। साथियों, कहा जाता है लोगों के द्वारा कि जिसने अपनी बेटी दे दी दूसरे परिवार में उसने सब कुछ दे दिया। लेकिन इस तरह के दरिंदे कहाँ समझने वाले हैं। वो उनके दिमाग में कई चीज़ें फीड होती नहीं है कि जिसने बेटी दे दी उसने सब कुछ दे दिया। नहीं, उन्हें तो बेटी के साथ साथ तुम्हारा घर भी चाहिए, तो दे दो। आज की कहानी इसी मामले पर है, उपस्थित है, जिसमें एक महिला की शादी, एक लड़की की शादी होती है उस करोड़पति परिवार के एक लड़के से, और कुछ दिन बाद उस महिला की हत्या हो जाती है। और हत्या करने वाले उसका पति और उसका ससुर है, कोई बाहर का व्यक्ति नहीं है। दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। कहानी की ज़मीन लखीमपुर खीरी है, हमारे उत्तर प्रदेश की। यहाँ पर एक फैमिली, गौरी शंकर एक व्यक्ति है, उनके नाम पे हॉस्पिटल भी है, और उनका एक लड़का है अभिषेक। अब ये अभिषेक अपने हॉस्पिटल्स में अपने पिताजी के साथ में रहता, काम करता, और जो इसके दूसरे भाई थे और वो अपना अपना बिजनेस करते। अच्छी खासी फैमिली थी, पढ़ी लिखी फैमिली है, डॉक्टर्स लाइन के। अभिषेक खुद एक डॉक्टर, अच्छा खासा और बढ़िया पैसे कमाने वाला व्यक्ति, सक्षम। शादी का नंबर आता है तो अभिषेक की शादी कर दी जाती है वंदना नाम की एक लड़की से। अब ये जो वंदना है ये भी डॉक्टर। अब ये दोनों अपने ही हॉस्पिटल्स में, गौरी शंकर हॉस्पिटल का नाम है, उसी
हॉस्पिटल में प्रैक्टिस करना शुरू कर देते हैं। दोनों पति पत्नी बेहद खुश और अच्छे से अपना काम चला रहे थे। अब ऐसा चलते चलते काफ़ी टाइम हो गया। अब ना जाने अभिषेक को क्या क्या चीज़ें उत्पन्न हुई उसके दिमाग में कि उसे भूत चढ़ा कि मेरी पत्नी से मुझे और ज़्यादा दहेज चाहिए था, ये दहेज कम लेकर के आई है। तो उसने अपनी पत्नी को उत्पीड़न करना शुरू कर दिया, उसको प्रताड़ित करना शुरू कर दिया, मारना पीटना शुरू कर दिया और अच्छे से बात ना करना, रूड रहना और किसी भी बात को लेकर के, चाहे वो छोटी बात हो या बड़ी बात हो, उसमें लड़ाई झगड़ा इसने शुरू कर दिया। ये भी चलता रहा काफ़ी दिन तक, ये भी चलता रहा। वंदना इस चीज़ को सोचती रही कि मुझसे क्या गलती हो गई, पहले तो सब कुछ ठीक था लेकिन अभी क्या गलती हो गई है कि मुझसे ना तो बात करते हैं अभिषेक और ना ही मैं कुछ पूछूं तो बताते हैं और उखड़े उखड़े से रहते हैं और मार पिटाई भी करने लगे हैं। आखिर बात क्या है? ये चीज़ें चलती रहती हैं। लेकिन एक दिन क्या होता है कि वंदना अपने पति से बात करना चाह रही थी और वो उससे बात नहीं करना चाह रहा था। किसी बात को लेकर के दोनों में तनातनी हो गई, दोनों में लड़ाई, छोटी मोटी लड़ाई शुरू हो गई। और ये छोटी मोटी लड़ाई शुरू हो गई, धीरे धीरे इसने बड़ा रूप लेना शुरू कर दिया क्योंकि अभिषेक को पहले से गुस्सा था कि ये ज़्यादा दहेज नहीं लाई है। और कहीं ना कहीं जो इसके घर वाले हैं, अभिषेक के घर वाले हैं, वो भी अभिषेक के फेवर की ही बात करते थे। उन्होंने भी कभी वंदना के फेवर की बात नहीं की। अब ये छोटी सी लड़ाई धीरे धीरे बड़ी होना शुरू हो रही थी और उस टाइम घर में जो उपस्थित थे वो अभिषेक था और अभिषेक की वाइफ यानी कि वंदना और उसके पिताजी गौरीशंकर, ये 3 लोग मौजूद थे। अब ये लड़ाई धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी तो इसमें फिर धक्का मुक्की होना शुरू हो गया, एक दूसरे को मारना पीटना शुरू हो गया। और उसके बाद वंदना का गला पकड़ लिया अभिषेक ने, पूरी तरह से जकड़ के पकड़ लिया। और साथ ही साथ जो उसके पिताजी हैं, अभिषेक के पिताजी गौरीशंकर, इन्होंने भी उसका पूरा साथ दिया, अभिषेक का पूरा साथ दिया। और तब तक उसको मारा पीटा गया, उस वंदना को दोनों ने मार पिटाई इस हद तक करी, तब तक करी जब तक कि वो पूरी तरह से बेहोश नहीं हो गई। और इतना उसको पीटा गया कि वो पूरी तरह से मूर्छित हो गई, बेहोश हो गई, खून निकल रहे थे और वो ज़मीन पर गिर जाती है। उसके बाद दोनों थोड़े घबरा जाते हैं कि कहीं इसका ये मर तो नहीं गई। लेकिन फिर भी वो अपने ही हॉस्पिटल में, जो गौरीशंकर हॉस्पिटल है, उसमें उसको लेके जाते हैं ट्रीटमेंट के लिए, सिर्फ दिखाने के लिए, ताकि लोगों को लगे कि हाँ इसको चोट लगी थी, तो ये इसको दिखाने के लिए लेके आए हैं। गौरीशंकर हॉस्पिटल में जाते हैं, वहाँ चेक करते हैं और डॉक्टर्स, जो बाकी डॉक्टर थे, वहाँ उसको, जो वंदना है अभिषेक की वाइफ, वंदना को डेड डिक्लेयर कर देते हैं कि इसकी मृत्यु हो चुकी है। अब मृत्यु हो चुकी है तो उसके बाद तो आगे की प्रक्रिया, फिर आनन फानन में उसको घर लेके आया जाता है और उसका अंतिम संस्कार किया जाता है। घर वालों को थोड़ी देर कुछ टाइम बाद सूचना दी जाती है। सारा ये काम निपटा करने के बाद अस्पताल से घर लेके जाया गया और उसके बाद उनको सूचना दी जाती है कि वंदना की डेथ हो गई है। और जब उन्होंने आकर के देखा तो मंजर कुछ और था। लोगों ने बताया, जो उन्होंने जानकारी करी, तब भी कुछ और चीज़ें सामने आई कि ये जो है लड़ाई झगड़ा हुआ इस तरह से, और लड़ाई झगड़े के बीच में अभिषेक ने अपनी पत्नी का कत्ल कर दिया। वंदना के घर वालों ने नज़दीकी पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज कराई और रिपोर्ट दर्ज कराई क्योंकि ठीक ठाक फैमिली का मामला था, तो पुलिस भी हरकत में आई और पुलिस ने अपने हिसाब से छानबीन करना शुरू किया और शक के बिना पर अभिषेक को और उसके पिताजी गौरीशंकर को उठाया गया। पूछताछ की गई। पहले तो वही सीधी सी बात है, अगर कोई गुनहगार है तो सीधी बात तो शुरू में करेगा नहीं, वो चाहेगा कि जहाँ तक हो सके वहाँ तक पुलिस को घुमाया जाए, जितना हो सके उतना उसको पागल बनाया जाए। लेकिन पुलिस तो पुलिस है, पुलिस तो अच्छे अच्छे लोगों से राज उगलवा लेती है। तो काफ़ी टॉर्चर करने के बाद, काफ़ी पूछताछ करने के बाद ये इसको कबूल लेते हैं, इस जुर्म को कबूल लेते हैं कि हाँ हमने वंदना को मारा है। साथियों ज़रा सोच करके देखिए, क्या व्यक्ति के लिए सिर्फ पैसा या दूसरे के द्वारा दिया गया दहेज के रूप में पैसा, सिर्फ यही उसकी मानसिकता है? अगर कोई वैसा व्यक्ति हो जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हो, चलो मान सकते हैं कि अगर कोई उसकी हेल्प करनी चाहता है, अपनी जो है कामयाब लड़का है, चाहेगा कि इसकी जॉब लग जाए, तो शुरू में थोड़ा सा हेल्प कर देते हैं ससुराल पक्ष वाले। यहाँ तो सब सक्षम थे, अभिषेक भी सक्षम था, डॉक्टर था, खुद वंदना डॉक्टर थी जो उसी परिवार के लिए कमा रही थी और अच्छा खासा फैमिली बैकग्राउंड, सब कुछ अच्छा था, लेकिन फिर भी उन्होंने वंदना को मार दिया। इससे पहले अगर थोड़ा इस कहानी में एक और बार पीछे जाने की कोशिश करें तो जैसे ही इनके बीच में मार पिटाई होती थी अभिषेक और वंदना के बीच में, तो वंदना ने इस लड़ाई झगड़े को कम करने के लिए, ताकि सिर्फ इसलिए कि थोड़ा अलग रहेंगे तो शायद दिमाग में अच्छी चीज़ें आ जाएंगी, तो वंदना अपने आप को
इनसे थोड़ा सा अलग भी कर लेती है। उस हॉस्पिटल में नहीं जाती जो इनका खुद का था, बल्कि दूसरे हॉस्पिटल में जिसका नाम लक्ष्मी नारायण हॉस्पिटल था, उसमें प्रैक्टिस करना शुरू कर देती है। उसके बाद फिर दोबारा से इन लोगों को और ज़्यादा गुस्सा आता है कि अब ये दूसरे हॉस्पिटल में प्रैक्टिस कर रही है, तो ये लोग इस चीज़ को अंजाम देते हैं। इस तरह से एक महिला का कत्ल कर देते हैं, और एक दहेज के करके एक महिला और अपने आप को न्यौछावर कर देती है, अपने आप को ख़त्म कर लेती है, मतलब जीवन समाप्त कर देते हैं ये लोग उस महिला का। साथियों, सोचकर देखिए, अगर हम इस कहानी में कोई पात्र ढूंढें जहाँ में हम अपने आप को फिट कर पाएँ, तो हमें लगेगा कि काश ऐसा नहीं होना चाहिए किसी के साथ। अगर हमारे घर का कोई मामला हो इस तरह से, और हमारी बेटी को या हमारी बहन को कोई इस तरह से दहेज के चलते, दहेज को पाने के लिए सिर्फ और उसका कत्ल कर दें, तो हमारे पे क्या बीतेगी, हम कैसे महसूस करेंगे। तो इस तरह की कहानी हम अपने दिल के करीब रख करके सुने तो ज़्यादा अच्छा होगा। और साथियों, बहुत सारी जगहों पर आपने भी पहले भी सुना होगा कि दहेज के चलते इस तरह के कारनामे हो गए हैं, और मैंने इसके ऊपर एक प्रॉपर वीडियो भी बनाया था पहले, आप चैनल पर जा करके देख सकते हैं कि दहेज एक प्रथा है या कुप्रथा, ये वो टाइटल है, तो उसको आप ज़रूर देखें। बहुत सारी चीज़ें अच्छी उसमें आपको सीखने को मिलेगी। जो सही लोग हैं, जो अच्छी मानसिकता के लोग हैं, वो कभी भी दहेज नाम का शब्द बीच में नहीं लाते। लेकिन जिनको इस तरह की चीज़ें करनी है ना, वो तो चाहेंगे कि भले अपनी बच्ची को भी हमें दें, और पूरा घर बेच करके, जैसे मैंने पहले बताया, वो हमें दहेज दें। और लोगों का दहेज मांगने का तरीका भी बड़ा अटपटा हो गया है आजकल वो लोग भी दहेज की बात करते हैं जिन्होंने अपनी बच्चियों की शादी की बिल्कुल एक छोटे मोटे से प्रोग्राम के अंदर। और अच्छी बात है, अपने हिसाब से व्यक्ति करता है जो उसका उस टाइम बजट है। लेकिन मैंने अपने आसपास भी मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूँ कि इत्तेफाक से उनकी जॉब लग जाती है सरकारी, कोई पुलिस में हवलदार बन जाता है छोटा सा, कोई कुछ अगर कहीं रेलवे में या इधर उधर छोटी मोटी नौकरी अगर कर लेता है ना, सरकारी नौकरी, तो उनके घर वाले अपने आप को डीएसपी समझना शुरू कर देते हैं। और जब उनके रिश्ते के लिए बात की जाती है, तो वो लोग फिर बढ़ा चढ़ा करके बातें करते हैं कि मतलब घुमा फिरा के बात करते हैं, और वो बताने का प्रयास करते हैं कि हमारे लड़के की जब शादी होगी, यानी कि जो भी लड़की वाला होगा उसे हमें गाड़ी देनी पड़ेगी, कुछ कैश देना पड़ेगा, सारी चीज़ें देनी पड़ेंगी। मतलब इस तरह से घुमा फिरा के वो सारी चीज़ें मांग लेते हैं। बहुत सारे लोग हैं हमारे आसपास भी जिनके जिनके कभी पहले माली हालत होती थी, आज बच्चों की थोड़ा सा नौकरी लग गई है, 25-30 हज़ार रुपये कमाना शुरू कर दिया, सरकारी नौकरी है। तो जैसे मैंने पहले बताया, सबके सब मतलब एक छोटा सा हवलदार अगर कोई भर्ती हो गया ना, तो समझ लो कि उसका पूरा परिवार डीएसपी बन गया। उनका फिर वो मरोड़ और ये इधर उधर की बातें, मतलब उनकी बिना वजह लड़ाई झगड़ा करना, क्योंकि पता है आज हमारा भाई पुलिस में है। भाई क्या होता है ये सब? अगर मानसिकता ही चेंज नहीं हुई लोगों की, तो क्या फ़ायदा ऐसे समाज का जहाँ पे महिलाओं का कत्ल कर दिया जाता है दहेज के लिए। सिर्फ उन महिलाओं की क्या गलती है? वो तो अपना पूरा परिवार छोड़ करके तुम्हारे पीछे आती हैं। और अगर हम लोग आमतौर पर ऐसे काम अगर करना शुरू कर दिए, तो सोचो कल को अगर हमारे साथ ऐसा काम हो जाए तो हम कैसे रिएक्ट करेंगे, हम कैसे महसूस करेंगे उस चीज़ को। तो ये चीज़ें हमें समझनी चाहिए। जो ये दंश है ना, दहेज के नाम का दंश जो है, इसको पूरी तरह से समाज से ख़त्म करना पड़ेगा, तब जा करके कुछ सुधार आ सकता है। और इसमें ऐसा नहीं है कि गरीब व्यक्ति ही इन्वॉल्व है या मिडिल क्लास ही इन्वॉल्व है। इसमें हाईएस्ट वाले लोग भी, जो हाई प्रोफाइल लोग हैं ना, जैसे कि आज ही मामला था अभिषेक का, ऐसे ही लोग जिनके पास कोई कमी नहीं, करोड़पति फैमिली से, वो भी दहेज के लिए कर देते हैं ऐसे ऐसे कृत्य, जैसे आज की कहानी में हमें सुनने को मिला है। तो इस तरह के कारनामे लोग करते रहेंगे और करते रहते हैं। जिसकी मानसिकता सुधरनी नहीं है, वो कभी नहीं सुधरनी, चाहे उसको कितना भी कोई भी समझाए, कुछ भी कहे, उसको समझना नहीं है तो समझना है ही नहीं। आज की कहानी हमें बहुत कुछ सिखा कर जाती है साथियों, और इस कहानी को आप शेयर कर सकते हैं, ताकि अगर 2-4 व्यक्ति भी इस स्टोरी को देख करके और समझ जाते हैं और अपने आप से प्रण कर लेते हैं कि दहेज एक पूरी तरह से समाज में दीमक का काम करता है, जो अंदर से खाने का काम करता है, और इसकी भेंट चढ़ती हैं लड़कियां, और इसकी भेंट चढ़ता है लड़की का परिवार, क्योंकि वो अपनी बच्ची को खोता है। और बच्ची के साथ साथ जो आसपास के लोग होते हैं, उन लोगों को भी थोड़ा सा ये सीख मिलती है कि इसने दहेज के चलते इस बच्ची का कत्ल कर दिया या अपनी वाइफ को मार दिया। तो यहाँ पे कोई छोटी मोटी सज़ा भी नहीं होनी चाहिए। जो हमारा जुडिशियल सिस्टम है, जो हमारी भारत सरकार है, अगर इस तरह के कारनामे सामने आते हैं ना, तो उस पर ऑन द स्पॉट फैसला हो। इस तरह से औरतों को मारा ना जाए सिर्फ दहेज के करके, सिर्फ दहेज को पाने के लिए किसी का कत्ल ना हो।
इसलिए ऐसी व्यवस्था लेकर के आनी चाहिए हमारी सरकार को भी, अगर कोई दहेज वाला कोई मामला है तो उस पर कड़ी कार्रवाई हो। जब अपनी बच्ची का शादी करते हैं, आमतौर पर हम लोग या आप लोगों ने, बहुत सारे सभी करते हैं अपनी अपनी बच्चों की शादी, सब करेंगे, कुछ लोगों ने कर दी है, कुछ करेंगे। आप उस टाइम अपने आप को उस जगह रख करके देखना कि आज जब आप दूसरे से दहेज मांग रहे हो, तो जब आपको देने का नंबर आएगा तब कैसा महसूस होगा। और एक पिता अपनी बच्ची की शादी में अपनी औकात से बढ़कर खर्च करता है और हर वो चीज़ मुहैया कराने की कोशिश करता है जो कभी उसने देखी भी नहीं है, जो कभी उसके घर में भी नहीं आई, वो चीज़ें दे करके अपनी बेटी को रुखसत करता है घर से। तो अपनी औकात से ज़्यादा हिम्मत करके, चाहे कर्जा हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन फिर भी वो अपनी बच्ची को खुश देखना चाहता है। उसके बाद भी अगर ससुराल पक्ष से डिमांड आए कि इतना पैसा चाहिए, वो भी वो अरेंज करके दे सकता है, दे देते हैं लोग, ताकि हमारी बच्ची खुश रहे। लेकिन इन जैसे परिवार, इन जैसे दरिंदों से कहाँ तक बचाएंगे अपनी बच्ची को। इस जैसे लोग समय समय पर आते रहे हैं, समय समय पर ऐसी स्टोरी हमें सुनने को मिलती रही है कि दहेज में लोग एक तरह से बलि चढ़ा देते हैं औरत को। अपनी मानसिकता को सुधारना बड़ा ज़रूरी है। अगर हम ये नहीं सुधार पाए तो इस तरह के कृत्य होते रहेंगे और इसमें बलि चढ़ती रहेंगी महिलाएं और लड़कियां। तो दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों ने इस कहानी को सुना। ये मैंने बहुत नज़दीक से समझ करके तब आपको इसको सुनाने का प्रयास किया। और आप इस कहानी के बारे में क्या राय रखते हैं और दहेज के बारे में क्या राय रखते हैं, वो भी हमें ज़रूर बताएं। और इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं आप हमें ज़रूर बताएं। क्या आसपास आपके, जहाँ से आप वीडियो देख रहे हैं, आपके आसपास भी कोई ऐसा केस हुआ है तो भी हमें ज़रूर बताइए। और वीडियो को शेयर ज़रूर करना, ताकि 2-4 लोगों के समझ में अगर आ जाता है तो समझेंगे कि वीडियो बनाने का हमारा मकसद पूरा हो गया, और क्या चाहिए। और आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जल्दी मिलता हूँ किसी और नए टॉपिक के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत। और हाँ, खुश रहो, आबाद रहो, जहाँ भी रहो जिंदाबाद रहो। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो वेरी मच।